अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर बिलाल सज्जाद और हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फंक्शंस ऑफ ब्लड है। फंक्शंस के ब्लड के बेशुमार फंक्शन है और वो उसके अंदर मौजूद जो प्लाज्मा कंपोनेंट्स हैं और ब्लड सेल्स हैं उसकी वजह से होते हैं। ब्लड का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वाटर, सॉल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह जो ब्लड है वो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और वो जाके ब्लड के थ्रू टारगेट सेल्स पे इफेक्ट करते हैं। इसी तरह ब्लड जो है वो रिस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को टुवर्ड टिश्यूज और कार्बन डाइऑक्साइड को टुवर्ड लंग्स। इसी तरह जो ब्लड है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी ब्लड का रोल होता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जो डिफेंस का काम करते हैं वो भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स जो हैं ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और ये इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ब्लड जो है वो इंटरफेरॉन्स और एंटीटॉक्सिन्स बनाता है ताकि इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के टॉक्सिन्स को खत्म किया जा सके और उनके न्यूक्लिक एसिड्स को रिमूव किया जा सके। इसी तरह ब्लड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये उसका एक होम्योस्टैटिक फंक्शन है। ब्लड जो है वो होम्योस्टेसिस फंक्शन उसका ये भी है कि वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और H प्लस और OH आयंस का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करता है। अगर पीएच चेंज होगी तो उससे केमिकल रिएक्शंस चेंज होंगे और ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं, वाटर के अंदर ब्लड के अंदर वाटर को होल्ड करके रखती हैं। अल्ब्यूमिन जो है वो 75% इसमें कंट्रीब्यूट करती है और ग्लोबुलिन जो है 25% कंट्रीब्यूट करती हैं और फिब्रिनोजन का ऑलमोस्ट नो इसमें रोल होता है। ब्लड जो है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करता है बिटवीन ब्लड सेल्स एंड ब्लड इन द कैपिलरीज। हेल्प्स इन क्लॉटिंग। जब किसी बंदे को कोई इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉट बना देते हैं और वो भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और ब्लड लॉस को अवॉइड करते हैं। अब हम ब्लड के डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। इसमें थैलासीमिया आ जाता है, ल्यूकीमिया आ जाता है और एडीमा आ जाता है। थैलासीमिया जो है वो डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन है, ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर को कहते हैं और एडीमा जो है वो एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यूज को कहते हैं। ल्यूकीमिया को हम जो कि ब्लड कैंसर है इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। इसकी कॉज जो है वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जो कि किसी कैंसरस म्यूटेशन की वजह से हो जाती है और ये म्यूटेशन जो है वो माइलोजिनस और लिम्फोजिनस सेल्स के अंदर होती है। ये माइलोजिनस और लिम्फोजिनस स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो इनमें प्रॉब्लम आएगा तो वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी उनकी। ये एक नॉर्मल पेशेंट का ब्लड है जिसमें आपको बहुत कम वाइट सेल्स नजर आ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे हैं, जबकि ये एक ल्यूकीमिक पेशेंट का ब्लड है जिसमें आपको बेशुमार ल्यूकोसाइट्स नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। माइलोजिनस सेल्स जो हैं ये बोन मेरो के अंदर मौजूद होते हैं। ये स्टेम सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स बनाते हैं और ये फिर ये वाइट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी फैल जाते हैं और डिफरेंट डिसफंक्शंस करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जो ल्यूकीमिक पेशेंट के होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और डिफेक्टिव होते हैं, अपना काम प्रॉपरली नहीं करते हैं और डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करते हैं। ये एक ल्यूकेमिक पेशेंट आपको नजर आ रहा है, ये स्किन के ऊपर जो है ये डैमेज जो रिजल्ट है ये ड्यू टू ओवर इम्यून एक्टिविटी है। अपने ही टिश्यूज को डैमेज कर रहे हैं, स्किन को डैमेज कर रहे हैं। इसकी टाइप्स जो है ल्यूकीमिया की वो डिपेंड करता है कौन सा वाइट ब्लड सेल इन्वॉल्व है। जिस तरह वाइट ब्लड सेल जो है वो 5 किस्म के हैं, इसी तरह ल्यूकीमिया भी 5 किस्म का है। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, बेजोफिलिक ल्यूकीमिया, इओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया, मोनोसिटिक ल्यूकीमिया और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है और पेशेंट का ब्लड जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए और लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके बाद थैलासीमिया। थैलासीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन की अब नॉर्मेलिटी है। इसमें हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता और नॉर्मल टाइप का हीमोग्लोबिन नहीं बनता। इसे कूली एनीमिया भी कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट था थॉमस बी कूली जो कि बेसिकली पीडियाट्रिशियन था अमेरिकन। उसने इसको सबसे पहले इसने स्टडी किया था डिटेल में। इसकी जो कॉज है थैलासीमिया की वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक बेसिस हैं इसके। आप नॉर्मल पेशेंट का ब्लड देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल बाइकॉनकेव रेड सेल्स हैं, जबकि ये थैलासीमिक पेशेंट के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फ्रेगमेंट नुमा है
छोटे साइज के हैं, इनको माइक्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ये स्प्लेन की एनलार्जमेंट करवा देते हैं क्योंकि ये सेल बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, बट ये अपना काम प्रॉपरली नहीं करते। इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन मौजूद नहीं होती और उसकी जगह एक एफ चेन होती है जिसको फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि ये डिसऑर्डर फीटस के अंदर ही मौजूद होता है बाय बर्थ। ये एक चाइल्ड आपको नज़र आ रहा है, उसका फेशियल फीचर्स आप देखेंगे तो आपको फ्लैट नोज नज़र आ रही है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन प्रॉपरली अपना काम नहीं करेगा तो बॉडी के टिश्यूज़ की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी। ये नोज़ आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, स्किन जो है वो स्वेल है, ठीक है, पेल कलर है, और साथ में ये स्वेलिंग आपको फेस के राउंड नज़र आ रही है, और जो फेशियल बोन्स है उनकी शेप नॉर्मल नहीं है, उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि ब्लड, पेशेंट का जो ब्लड है वो हर 2 से 5 हफ्ते बाद फ्रेश ब्लड से रिप्लेस किया जाए फ्रॉम डोनर। परमानेंट हल इसका यही है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया जाए। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही आपके तमाम ब्लड सेल्स बनते हैं। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और एश्योरिटी नहीं होती कि 100% इससे रिजल्ट्स आएँ, और ये बड़ा एक्सपेंसिव और अभी कॉमन नहीं है। इसके बाद हम एडिमा को स्टडी करते हैं। एडिमा जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड इन टिश्यूज को कहते हैं। ये सेल के अंदर भी फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो सकता है और सेल के गिर्द भी फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि ये स्वेलिंग नज़र आपको आ रही है। इंट्रासेलुलर एडिमा को हम स्टडी करते हैं। इंट्रासेलुलर एडिमा जो है ये यूजुअली लोकलाइज्ड होता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे होता है और इंजरी की वजह से होता है। इसमें वाटर जो है वो सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है बहुत, क्योंकि इसमें सोडियम पंप का डिसफंक्शन होता है। सोडियम पंप का डिसफंक्शन होगा तो सोडियम बहुत ज़्यादा तादाद में सेल के अंदर एंटर होगा और वाटर भी उसके पीछे एंटर होगा सेल के अंदर। सेल जो है वो स्वेल कर जाएंगे और ये किसी इंजरी की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है या सेल डेथ की वजह से होता है। इसके नतीजे में क्या होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और न्यूट्रिशन सेल को नहीं मिल पाती और इवेंचुअली सेल डेथ भी शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा जो है यूजुअली सिस्टेमिक होता है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, स्वेलिंग होती है। ये शुगर पेशेंट्स में ज़्यादा होता है और किडनी डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है या लिवर की प्रॉब्लम को या हार्ट की प्रॉब्लम को शो करता है। इसमें एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड होती है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो फ्लूइड को ज़्यादा अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता और ये फ्लूइड जो है वो लीक होता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली इन पेशेंट्स के अंदर अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो कम होती है और ब्लड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वो जब टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो फ्लूइड जाता है तो वो वापस एफिशिएंटली वापस नहीं आता, और ये किसी लिम्फेटिक सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है कि कैपिलरीज से जो फ्लूइड है वो जा रहा है टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से वो लिम्फेटिक सिस्टम में जा रहा है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम से वो वापस ब्लड का हिस्सा नहीं बन रहा दोबारा से। तो उससे क्या होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड कम होना शुरू हो जाएगा वेसल्स के अंदर, लेकिन टिश्यूज के अंदर फ्लूइड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये सॉल्ट्स की रिटेंशन की वजह से होता है और वाटर की रिटेंशन की वजह से होता है, यानी ये किडनी को भी के किसी माल फंक्शन को शो करता है या डिसऑर्डर को शो करता है। और ये ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करता है क्योंकि सराउंडिंग टिश्यू का जो ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और इससे हार्ट लोड भी इंक्रीज होता है क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और हम इस दुआ से लेक्चर का एंड करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए।